Assalamualaikum my friends. My name is मोहम्मद अदीब। मेरा नाम मोहम्मद अदीब है और मैं गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में नबी बख्श टाउन हैदराबाद में पढ़ता हूँ और मैं जमात 10वीं में। आज का जो हमारा टॉपिक है या फिर आज का जो हमारा लेक्चर है उसके वो है हमारा लॉ ऑफ मास सेक्शन। आज हम लॉ ऑफ मास सेक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन लॉ ऑफ मास सेक्शन को समझने से पहले सबसे पहले एक टर्म होती है जिसका नाम है एक्टिव मास। उसे हमें समझना होगा कि वो क्या होती है। तो आइए हम उसे समझते हैं। एक्टिव मास हमारे पास होता है एक सब्सटेंस की मिकदार या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज एक्टिव मास। अब अगर हम उसे रिएक्शन के तौर पर बताना चाहें या रिएक्शन के हिसाब से बताना चाहें तो किसी भी सब्सटेंस की वो क्वांटिटी जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले वो हमें एक्टिव मास कहलाती है। जैसे अब जैसे एक केमिकल रिएक्शन है, अब हमें पता होता है कि एक जब वेरिएबल होता है उससे पहले कोई ना कोई उसका कोएफिशिएंट लाजमी होता है। जैसे इसके पीछे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा 1, ये कहलाएगा हमारा एक्टिव मास। ठीक है। अब जैसे कि इसके ऊपर इससे पहले एक कोएफिशिएंट है 1, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इसका एक्टिव मास। एक्टिव मास यानी इस हाइड्रोजन की इतनी मिकदार इस रिवर्सिबल रिएक्शन में लगी कि इसने ये बनाया 2 हाइड्रोजन आयोडाइड। मतलब कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज एक्टिव मास। अब हमने एक्टिव मास को समझ लिया। अब हम आते हैं लॉ ऑफ मास सेक्शन की तरफ। लॉ ऑफ मास सेक्शन जो है, 2 लॉ हैं, लिखा हुआ एक ही तरीके से लेकिन है वो दो। एक वो बात करता है इंडिविजुअल सब्सटेंसेस के बारे में और दूसरी वो बात करता है होल केमिकल रिएक्शन के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं उसके पहले लॉ यानी इंडिविजुअल सब्सटेंस के बारे में। अब वो इंडिविजुअल सब्सटेंसेस में क्या कहता है, वो कहता है इस सब्सटेंस की इस केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट करने की जो रेट है वो डिपेंड करती है इसके एक्टिव मास पर। मतलब वो कहता है, एक अपनी वर्डिंग में अगर उसको कहें rate of substance is directly proportional to the active mass। अगर हम उस सब्सटेंस के एक्टिव मास को बढ़ाएंगे तो वो उस केमिकल रिएक्शन में ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करेगा। मतलब ज़्यादा तेज़ी से वो अपना प्रोडक्ट बनाएगा, आपको प्रोडक्ट में चेंज करेगा। अब जैसे इस केमिकल के ऊपर हमने रिवर्सिबल रिएक्शन लिखा, इस सब्सटेंस की इस हाइड्रोजन की जो मिकदार है इसका जो एक्टिव मास है वो 1 है। मतलब यानी वो इस स्पीड से इस केमिकल रिएक्शन में वो इस स्पीड से वो इस केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेगा और वो अपना प्रोडक्ट बनाएगा। ये था इंडिविजुअल सब्सटेंस के बारे में लॉ ऑफ मास सेक्शन। अब आते हैं होल केमिकल रिएक्शन के बारे में। होल रिएक्शन में ये कहता है इस पूरे केमिकल रिएक्शन की रिएक्ट करने की जो रेट है वो इसके डिपेंड करती है टोटल एक्टिव मास के ऊपर। मतलब कि ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, इसका भी कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी कोएफिशिएंट 1 है और 1 और 1 कितने होंगे 2। अब इस पूरे रिएक्टेंट की जो रिएक्ट करने की स्पीड है वो कितनी होगी 2 और ये क्या है उसका टोटल एक्टिव मास।
वो यही कहता है तो इस पूरे केमिकल रिएक्शन की रिएक्ट करने की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है इसके टोटल एक्टिव मास के ऊपर। इसी वाली कंडीशन, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास। अब इसके एक कांस्टेंट होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हम केसी कहते हैं, वो भी इस केमिकल रिएक्शन की मदद से ड्राइव, उसकी एक्सप्रेशन होती है उसको ड्राइव कर सकते हैं। आइए हम उस केमिकल इक्विलिब्रियम की एक्सप्रेशन को ड्राइव करते हैं। सबसे पहले हम सपोज करते हैं जर्नल केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल ये हमने एक सपोज कर जर्नल केमिकल रिएक्शन आम सा। अब ये क्या है, ये इसका एक्टिव मास है, ये वो सब्सटेंस है, सही है। अब हम इसको क्या करेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन पे इसको हम देखते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के। ये इसकी एक कंडीशन है, सही। ये इसकी मोलर कंसंट्रेशन है, ये वो सब्सटेंस है। और एक्टिव मास में एक बात हमें याद होनी चाहिए कि एक्टिव मास को स्क्वायर ब्रैकेट से एक्सप्रेस किया जाता है और उसका यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ओके, अंडरस्टैंड। अब हम समझते हैं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी इसी तरह वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के। अब हमें पता है कि जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा के, लेकिन उस के साथ हम एफ लगाएंगे ताकि हम उसको जाहिर कर सके भाई ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है। ये आपने उसके लिए कांस्टेंट ये लगाया है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब हम इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट आ गया के। अब हम इसके नीचे छोटा सा एक एफ बना देंगे ताकि हमें पता लगे भाई ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट हमने लगाया है। फिर हम इसके आगे उसकी कंसंट्रेशन लिख देंगे। ये होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स है, खाली उसमें फर्क कितना होगा, जहां 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 ए है वहां सी आएगा, जहां बी है वहां डी आएगा, जहां के है एफ के और एफ है वहां पर के एफ ही आएगा, के है वहां पर उसका जो नीचे वो एफ बना है उसकी जगह पे हम आर लगा देंगे। खाली फर्क इतना होगा, जैसे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू के आर सी अब हमने पीछे पढ़ा है जब केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ जाता है, इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम जब आ जाता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन भी बराबर हो जाती है, मिकदार इनकी बराबर हो जाती है। क्या हम इसको मान सकते हैं जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर है तो क्या दोनों आपस में बराबर होंगे? बराबर होंगे ना। बस फिर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब हम इन दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं। अब हम इन दोनों कांस्टेंट को एक जगह पे कर लेते हैं। अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, इसके साथ क्या करेगा, डिवाइड, और ये यहाँ मल्टीप्लाई करेगा वहां जाके क्या करेगा, डिवाइड। इसको कर लेते हैं फिर हम रेट ऑफ फॉरवर्ड अपॉन ये आर इज इक्वल टू
ना अब हम जानते हैं के अपॉन के एफ अपॉन के आर बराबर होता है के सी के। अब हम इसकी जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। के सी इज इक्वल टू सी ओके, ये आ गई हमारे पास केसी की एक्सप्रेशन। केसी की एक्सप्रेशन। अब हमें इससे पता क्या चलता है, केसी हमारे पास बराबर होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के। हमने जनरल केमिकल रिएक्शन लिया, सी और डी हमारे पास क्या था, प्रोडक्ट, बी और ये ए और बी हमारे पास क्या था, रिएक्टेंट, आर रिएक्टेंट का है डिनोमिनेटर में, प्रोडक्ट का है न्यूमरेटर में। तो केसी किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के। ये हमारे पास केसी की एक्सप्रेशन। हाँ एक बात और, अब हम केसी के यूनिट निकालते हैं। अगर मैं इस सब्सटेंस को हटाऊं तो मुझे इसकी जगह पर मोल पर डेसीमीटर क्यूब निकालना होगा, जिससे हम निकाल पाएंगे केसी का यूनिट। लेकिन एक बात मैं आपको हाईलाइट करना चलूं, केसी के यूनिट जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, काफ़ी मुख्तलिफ होते हैं एक दूसरे से। वो कभी कभार तो इसका यूनिट होता ही नहीं। हर रिएक्शन के लिए इसका यूनिट अलग होता है। हर केमिकल रिवर्सिबल हर केमिकल रिएक्शन के लिए इसका हमें यूनिट अलग से निकालना पड़ता है। ओके, जैसे कि अब हमने यहाँ पर बात करी थी, यहाँ अगर मैं इसको हटाऊँ और इसको हटाऊँ तो मुझे मोल पर डेसीमीटर क्यूब लगाना पड़ेगा। Kc इक्वल टू मोल और यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन आएगी, जिसको हम कुछ भी ले सकते हैं। फिर चलो हम पावर 2 ले लेते हैं। ये हमारे पास इस तरीके से हम कुछ वैल्यू सब्सटेंस की रिएक्शन में पुट कर सकते हैं और केसी का यूनिट निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा आप लोगों ने याद है, केसी के यूनिट वेरिएबल होते हैं हर केमिकल रिएक्शन के लिए और मुख्तलिफ होते हैं और कभी कभार इसका यूनिट नहीं होता। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टैंड। आज हमने लॉ ऑफ मास एक्शन को अच्छे से सीखा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस समझ में आया होगा।